अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस फाइनेंस के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने सॉल्वेंसी रेशोज़ को डिस्कस किया था जिनमें इंटरेस्ट कवरेज रेशोज़, डेट टू एसेट रेशोज़, इक्विटी रेशोज़ और फिर डेट टू इक्विटी रेशोज़। ये 4 रेशोज़ हमने डिस्कस किए थे कि हम इनको कैलकुलेट किस तरह करते हैं और इनका यूज़ क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के बारे में है। कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका एक बहुत बड़ा पर्पस या रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। गो कि ये उसका सोल रीज़न नहीं होता, या बताया ये जाता है कि ये उसका सोल रीज़न नहीं है, लेकिन अगर डीपली हम इसको स्टडी करें तो एक्चुअली यही उसका सोल रीज़न होता है। गो कि कोई भी मानेगा नहीं, लिटरेचर में इसको शायद सपोर्ट ना किया जाए, माना ना जाए, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसके बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो मार्केट में जॉब्स भी क्रिएट कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस भी कर रही है बहुत अच्छे से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रेक इवन पे चल रही है, इवन लॉस भी नहीं कर रही, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रही कोई कंपनी, तो अल्टीमेटली उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा या फिर उसकी ओवरहालिंग की जाएगी उसके। क्योंकि प्रॉफिट अगर नहीं है तो बिज़नेस सरवाइव नहीं कर सकता है। बिज़नेस ने एक्सपेंड करना है, बिज़नेस में आपके जो ओनर्स होते हैं उनके लिए इंसेंटिव नहीं रह जाता, जिसकी वजह से जो बिज़नेस है वो सरवाइव नहीं करेगा अगर उसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट है और बिज़नेस पर्पसेस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो हैं वो हम बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मुख्तलिफ एंगल से एनालाइज करते हैं, जो आगे जाके हम मुख्तलिफ रेशोज़ में पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की सबसे पहले हम डेफिनेशन को ज़रा एक नज़र देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आर अ क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैट्रिक्स that are used to assess a business ability to generate earnings relative to its revenue, operating costs, balance sheet assets, or shareholders' equity over time using data from a specific point in time. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो होती हैं उनका मकसद क्या है। इन ये रेशोज़ हम इस्तेमाल करते हैं बिज़नेस की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो अर्निंग जनरेट करते हैं, और वो हम कैसे असेस करते हैं। उसकी जो अर्निंग्स होती है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे हम एसेट्स के साथ, शेयर होल्डर इक्विटी के साथ या दूसरे बैलेंस शीट आइटम्स के साथ कंपेयर करके और देखते हैं कि किस रेशो से हमारा बिजनेस जो है वो रिटर्न दे रहा है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं। अब रेशो कौन कौन सी हैं इस लेक्चर में। प्रॉफिट मार्जिन रेशो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद अर्निंग पर शेयर डिस्कस करेंगे। तो ये 4 हमारी रेशोज़ हैं। सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन रेशोज़ क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो different profit margins are used to measure a company's profitability at various cost level of inquiry, including gross margin, operating margin, pre-tax margin, and net profit margin. The margins shrink as layers of additional costs are taken into consideration, such as the cost of goods sold, operating expenses, and taxes. प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या है। हम इनकम स्टेटमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस पे अपने प्रॉफिट को देखते हैं कि उसकी परसेंटेज क्या है, और फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें कास्ट या एक्सपेंस के अदर लेयर्स शामिल करते हैं। ये आगे जाके हम जब रेशोज़ को देखेंगे तो वहाँ पे हम ज़रा इसको डिटेल से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेयर्स का मतलब क्या है, और हम जो कहते हैं कि जो रेशोज़ हैं वो श्रिंक होते जाते हैं, श्रिंक होने का क्या मतलब है। यहाँ पे 4 जो है डिफरेंट स्टेजेस पे प्रॉफिट मार्जिन के रेशोज़ डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि जितनी आपने सेल्स की है उसमें से
जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, कोई चीज़ आपने बेची है, वो चीज़ आपने ख़रीदी कितने में थी, या आपने अगर बनाई है, मैन्युफैक्चर की है, तो उसको बनाने में आपका कितना खर्चा है, वो निकाल के जो बचता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम सेल्स से डिवाइड करते हैं तो इसका जो हमारे पास फिगर आता है ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। उसके बाद आगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे जाते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो टोटल सेल से निकाला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने हैं वो निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। जब वो निकल जाते हैं उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, अब देखिए वहाँ पे सिर्फ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला था। लेट्स सपोज 100 रुपये का आपका टोटल रेवेन्यू है। अब उसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल गया 60 रुपये। जब 60 रुपये निकल गया तो पीछे 40 बचा। अब ये आपका ग्रास प्रॉफिट है कि ग्रास मार्जिन आपका क्या है 40% है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेट्स सपोज आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 10 रुपये हैं। अब वो 40 में से जब 10 मज़ीद निकालते हैं तो 30 बचता है। अब आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 30% है। देखिए श्रिंक हो गया, 40% से 30% पे आ गया। उसके बाद प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन कि अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टैक्सेस के बीच में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। अगर आपके बैलेंस शीट पे कोई लोन्स हैं तो लोन्स डेफिनेटली वो फ्री नहीं है, उन पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट एक्सपेंस हम निकाल लेते हैं तो पीछे हमारे पास बचता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब अर्निंग बिफोर टैक्सेस जो है चूंकि उनमें से इंटरेस्ट भी निकल गया तो ये मज़ीद कम हो जाता है। लेट्स सपोज हम 10 रुपये जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब ऊपर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% या 30 रुपये बचे थे 100 में से, उसमें से 10 रुपये इंटरेस्ट के हमने माइनस कर लिए। अब ये बचा हमारे पास 20 रुपये EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अभी हमने टैक्स पे नहीं किया, इसको जब सेल से डिवाइड करते हैं 100 से तो 20% हमारा प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन बचा। उसके बाद अब ये जो बचा है आपका इंटरेस्ट आपका इनकम जो बचा है इस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं और जितना टैक्स होता है वो माइनस करते हैं तो पीछे आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है या डिस्पोजेबल इनकम बचता है जो कि बिज़नेस के पास अवेलेबल होता है, जिसे वो रिटेन भी कर सकता है, उसमें से डिविडेंड दे सकता है या उसको किसी और मद में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जब आखिर में हम टैक्स भी निकाल लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स नॉर्मली 35% के करीब होता है। तो अगर आपका 20, अब ये 20 जो है ये 20 मिलियन भी हो सकता है, 20 बिलियन भी हो सकता है, कोई भी। तो 20 जो आपका EBT बचा था इसमें से जब 35% जो कि 7 बनता है, 7 निकालेंगे तो अब जो 13 आपके पास बचा है ये नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका 13% है। तो जब हम ऊपर से चले जो लेयर्स की बात डेफिनेशन में हमने की कि जो लेयर्स ऐड होते जाते हैं आपका प्रॉफिट श्रिंक होता जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 40% था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा 30% हो गया, प्री टैक्स मार्जिन हमारा 20% हो गया और नेट प्रॉफिट हमारा 13% पे आ गया, 13 रह गया। ये मतलब था वो लेयर्स का कि आप एक्सपेंसेस के लेयर माइनस करते हैं तो ये रेशो का जो साइज़ है वो कम से कम होता चला जाता है। उसके बाद दूसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स कि आपके टोटल एसेट्स जो हैं बैलेंस शीट पे उन पे आप कितना कमा रहे हैं। सिंपल रूल ऑफ थंब है कि ये रेशो आपका जितना हाई होगा उतना बेहतर है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इज असेस्ड रिलेटिव टू कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस एंड एनालाइज्ड इन कंपैरिजन टू एसेट्स to see how effective a company is deploying assets to generate sales and profits. The use of the term return in the return on assets measures customarily refers to net profit or net income, the value of the earnings from sales after all cost, expenses and taxes. अब पहली चीज़ तो ये है कि जो आखिरी हिस्से में इस डेफिनेशन के हमने देखा कि जो रिटर्न की हम बात करते हैं तो रिटर्न का मतलब क्या है। रिटर्न का मतलब है आपका नेट इनकम जो
पिछले एक उसमें रेशो में हमने चौथे नंबर पे देखा कि नेट प्रॉफिट आपका कितना बचता है, जो हमारा 13 बचा था। अब जो प्रॉफिट आपका बचा है, इस प्रॉफिट को आप अपने टोटल एसेट्स से डिवाइड करेंगे और इससे जो रेशो आपके पास आता है, नॉर्मली इसको परसेंटेज की शक्ल में हम दिखाते हैं, तो जितने परसेंट आता है ये आपका रिटर्न ऑन एसेट्स है और ये शो करता है कि आपके टोटल एसेट्स जो हैं कितने अच्छे तरीके से आपने उनको एम्प्लॉय किया है, कितने अच्छे तरीके से आपके एसेट्स कमा रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास एसेट्स जो हैं वो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आया हुआ है 10 रुपए का, ठीक है, जो 10 बिलियन भी हो सकता है, 10 बिलियन में, लेकिन इसको हम सिंपली 10 कहते हैं, ठीक है। और आपके टोटल जो एसेट्स हैं वो 20 है या 40 कर लें, 40 है, ठीक है। अब 10 को जब आप 40 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 25। इसका मतलब है आपका रिटर्न ऑन एसेट 25% है। लेकिन अगर इन 20 एसेट्स में से 10 एसेट्स जो है वो आपका कोई सिक यूनिट है, जो कि आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो एसेट्स में तो शामिल है लेकिन वो अर्निंग नहीं कर रहा, अब अगर उसको आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब आपके टोटल एसेट्स में और उससे जो आपको कैश आता है या किसी भी सूरत में आपके पास आती है और उसको आप कहीं पे अर्निंग पे लगा देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं या उसके बदले में कोई नया प्लांट लगा लेते हैं, वो भी अर्निंग हो जाए, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उस एसेट्स के साथ और आपका रिटर्न ऑन एसेट्स का रेशो जो है वो स्ट्रेंथन होगा। कैलकुलेशंस किस तरह होती है? रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि 600,000 जो है वो आपका नेट इनकम है और 3 मिलियन जो है वो आपके टोटल एसेट्स हैं, तो आपका रेशो 0.20 या 20% जो है इस केस में आपका रिटर्न ऑन एसेट है। रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, ये रेशो जितना बड़ा होगा उतना ही फ़ायदा है आपका। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे हम जाते हैं। दूसरी साइड पे क्या होता है? इक्विटी होती है और लाइबिलिटीज़ होती हैं। पहले हम इक्विटी को उठा रहे हैं। जिस तरह रिटर्न ऑन एसेट था, रिटर्न का मतलब जो है वो क्या था कि नेट इनकम है उसको हम डिवाइड करते हैं इक्विटी से। डेफिनेशन अगर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू अर्न अ रिटर्न ऑन इट्स इक्विटी investment. Return on equity calculated as net income divided by shareholders equity may increase without additional equity investment. The ratio can rise due to higher net income being generated from a larger assets base funded with debt. अब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये हम लीवरेज, शायद आगे कोई एक लेक्चर इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे कि लीवरेज के ज़रिए भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। आपकी इक्विटी जो है वो इक्विटी अगर कम है या स्टेगनेंट है, स्टेबल है, एक जगह रखी हुई है, लेकिन आप अपना इनकम बढ़ाते जाते हैं, इनकम आपका बढ़ता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशो जो है वो आपका बड़ा होता जाएगा। और इसके लिए भी वही रूल ऑफ थंब है कि जितना बड़ा रेशो होगा, जितनी बड़ी परसेंटेज होगी, उतना ही बेहतर है। कैलकुलेशंस किस तरह होती है? रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी यहाँ पे ROA लिखा हुआ है, गलत है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, और यहाँ पे इक्विटी 2 मिलियन है हमारे पास और 600,000 वही नेट इनकम है, तो रेशो कितना है? 30%। अब अगर आप देखें तो एसेट से ये रेशो नॉर्मली बड़ा होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बिजनेस में बिल्कुल लोन्स हैं ही नहीं तो फिर वहाँ पे एसेट्स और इक्विटी बराबर होंगे, लेकिन अगर बिजनेस में लोन्स हैं तो ये रेशो जो है वो आपका रिटर्न ऑन एसेट से कम होगा। लेकिन ये रिटर्न ऑन एसेट से बड़ा किसी सूरत नहीं हो सकता, या उसके बराबर होगा या उसके कम होगा, और फिर वही कि जितना बड़ा रेशो है उतना ही अच्छा है। उसके बाद तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड एज अ कंपनीज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। द रिजल्टिंग नंबर सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेशो है। नॉर्मली जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं वो ज़्यादातर इसी रेशो को देखते हैं, क्योंकि यहीं से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर कंपनी जो है वो रेगुलरली डिविडेंड देती है हर साल या अल्टरनेट ईयर पे, तो इससे आपको एक क्लू मिलता है कि कंपनी ने डिविडेंड देना है या नहीं देना है, या आपके शेयर्स जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से
परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अर्निंग पर शेयर जितना आपका हाई होगा उतना ही आपका शेयर अच्छा परफॉर्म करता है। और अल्टीमेटली दो चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है। अगर इसकी कैलकुलेशन आप देखें तो नेट इनकम और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इसका मतलब है अगर ये रेशो आपने बढ़ाना है तो या आपने नेट इनकम को बढ़ाना है या टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कम करना है। अगर आप कुछ शेयर्स अपने रिडीम कर लें तो नेट इनकम आपका उतना भी रहे, फिर भी अर्निंग पर शेयर आपकी बढ़ सकती है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि आप अपनी नेट इनकम को बढ़ाते जाते हैं और जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जब उन पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास ईपीएस या अर्निंग पर शेयर का रेशो होता है। और इसके लिए भी वही रूल ऑफ थंब कि जितना ज़्यादा उतना अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मार्केट वैल्यू रेशोस को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसके दोनों पोर्शन जो हैं रेशो के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ताल्लुक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से था, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से था। लेकिन इसके बाद के जो हमारे रेशोज़ होंगे उनका ताल्लुक जो है वो अब मार्केट वैल्यू को भी हम लाते हैं और उसको भी एनालाइज करते हैं। मार्केट वैल्यू याद रखिएगा कि मार्केट वैल्यू आपके बिजनेस के बुक्स पे नॉर्मली नहीं होती। मार्केट में आपका शेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है और वो रेशो स्पेशली अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्केट वैल्यू रेशोज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।